नमस्कार दोस्तों। सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत है। एक बार जुड़ जाना सारे के सारे, और जल्दी से मेरे को कन्फर्म करके ये बताओगे भाई ऑडियो और वीडियो ओके है क्या, दोनों क्लियर हैं क्या। और आज की क्लास के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, प्लांट का जो रेस्पिरेशन है वो एक अलग वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे केवल और केवल ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। भाई अगर बात करता हूं मैं आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, मानव श्वसन तंत्र की अगर बात करते हैं, देखो भाई सबसे पहले बात करेंगे हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे कि मानव श्वसन तंत्र होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, कौन से पार्ट हैं भाई, उसके बारे में टोटली डिस्कस करने का काम करेंगे इस क्लास के अंदर। देखो सबसे पहला अगर बात करता हूं मैं, रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता क्या है, श्वसन का मतलब होता क्या है। भाई रेस्पिरेशन को हिंदी में श्वसन बोला जाता है। अब श्वसन का मतलब क्या कहोगे, बहुत सारे ये कहेंगे कि सर श्वसन का मतलब ये होता है एयर का बॉडी के अंदर एंटर करना और एयर का फिर आपका बाहर निकल जाना, वो अपना रेस्पिरेशन कहलाता है। लेकिन ऐसा रेस्पिरेशन नहीं होता, इसको आप ब्रीथिंग बोलोगे। क्या बोलोगे इसको आप? ब्रीथिंग आप इसको कहोगे, इसको आप रेस्पिरेशन नहीं बोल सकते, श्वसन इसको आप नहीं बोल सकते। श्वसन का मतलब क्या है सीधा सा, श्वसन का मतलब सीधा सा ये होता है भाई, एयर का जो एयर होती है, वायु जो होती है, उसका बॉडी के अंदर एंटर करना। कौन से अंग के द्वारा? नोज के द्वारा। नोज से कहां पर जाएगा भाई? नोज के बाद वो एंटर करेगी कहां पर? आपका ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया को क्या बोलोगे? श्वास नली आप कहोगे भाई। ठीक है, ट्रैकिया को क्या बोलोगे? श्वास नली। इसको विंड पाइप भी बोल सकते हैं। श्वास नली के बाद कहां पर जाएगी आपकी ये जाएगी लंग्स के अंदर। किसके अंदर जाएगी? लंग्स के अंदर। और लंग्स के अंदर ही हमारा एक पार्ट होता है, कौन सा भाई? एल्वियोली। कौन सा पार्ट होता है? एल्वियोली होता है, कुपिका होता है भाई। वहां तक आपकी क्या जाएगी? वहां तक आपकी एयर जाएगी। और जो ये एयर जाएगी, इस एयर के अंदर आपको भी पता है भाई, इस एयर के अंदर होता क्या है? इस एयर के अंदर कहोगे सर सिंपल सी बात है, जो हमारी वातावरण के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर जो एयर होती है उसमें CO2 कम होती है और उसके अंदर ऑक्सीजन क्या होती है हमारी? ज्यादा होती है। वो एयर आपकी किसके पास जाएगी? एल्वियोली के पास जाएगी, कूपिकाओं के पास। और इन्हीं कूपिकाओं के पास क्या आता है? इन्हीं कूपिकाओं के पास आता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको इम्प्योर ब्लड भी बोल सकते हो। ठीक है ना। कौन सा रक्त आता है आपका? यहां से आएगा, यहां से आपका कौन सा जाएगा भाई? यहां से जाएगा आपका डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये इसको आप क्या बोलोगे? ये इसको आप बोलोगे इम्प्योर ब्लड। क्या कहोगे भाई? इसको आप इम्प्योर ब्लड आप इसको कहोगे। ठीक है, यानी कि वो खून जिसके अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा है। किसकी मात्रा ज्यादा है इसके अंदर? CO2 की मात्रा ज्यादा है और ऑक्सीजन का लेवल इसके अंदर क्या है? कम है। वो खून आपका यहाँ पर आएगा। और जैसे ही यहाँ पर आएगा नियर द एल्वियोली, यहीं पर क्या होगा भाई आपका? यहीं पर होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेज। क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहाँ से हो जाएगा। यानी कि जो आपकी CO2 है वो खून में से निकल जाएगी और एयर में से ऑक्सीजन खून के अंदर आ जाएगी। और वो खून आपका क्या बन जाएगा भाई? वो खून आपका बन जाएगा फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड भाई। इसको आप प्योर ब्लड भी बोल सकते हो, शुद्ध रक्त आप इसको बोलोगे। क्या बोलोगे इसको आप? प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त आप इसको बोलोगे। क्लियर है? अब यहां से आपका क्या हो गया, सीधा सा अगर बात करूं, बाकी अब CO2 और बाकी की जो अदर गैसेज रह गई, वो आपकी इसी रास्ते से क्या निकल जाएंगी भाई? इसी रास्ते से बाहर निकल जाती हैं, अदर गैस प्लस आपका CO2।
वो आपका इसी रास्ते से बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन का कुछ परसेंटेज आपके खून के अंदर क्या होता है, घुल जाता है। बात क्लियर है? ये जो प्रोसेस होती है आपकी, अब क्या हो गया, ऑक्सीजन घुल गई आपके खून के अंदर। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपने पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपने क्या पढ़ा कि हमारा जो, बात करूं कार्बोहाइड्रेट, जब हम भोजन के अंदर सबसे ज्यादा लेते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट सिंपल फॉर्म के अंदर किसके फॉर्म में, ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो ग्लूकोज आपकी क्या कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है ब्लड वेसल्स के द्वारा और वो आपके खून के अंदर घुल जाती है। और खून के अंदर क्या चीज घुली आपका, कहोगे सर C6H12O6 जो है वो हमारे खून के अंदर घुला है। C6H12O6 जो है वो हमारे खून के अंदर घुला है। और अभी खून के अंदर क्या घुला आपका, कहोगे सर ऑक्सीजन गैस हमारी डिजोल्व हुई है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, किसके अंदर टूटेगा भाई, ये आपका CO2 प्लस आपका किसके अंदर H2O प्लस आपका किसके अंदर ATP के अंदर ये आपका क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और जो ये ATP है यही हमारी बॉडी को क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है। ATP को क्या बोला जाता है, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से इसको जाना जाता है भाई। किसके नाम से जाना जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से इसको जाना जाता है, ATP। और यही ATP हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में ऊर्जा की मुद्रा, जब तक आपके शरीर के अंदर ATP नहीं बनेगी तब तक दोस्तों एनर्जी नहीं मिलेगी बॉडी को किसी भी हालत के अंदर। अब सिंपल तौर पर रेस्पिरेशन का मतलब ही क्या हुआ, रेस्पिरेशन का मतलब सीधा सा ये है, एयर का बॉडी के अंदर एंटर करना और क्या करना, ग्लूकोज का कंबसन करना और ATP की फॉर्मेशन करना, उस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेस्पिरेशन। ये नहीं है कि एयर का बॉडी के अंदर एंटर करना और उसका फिर क्या करना, बाहर निकालना, वो आपका ब्रीथिंग कहलाता है। रेस्पिरेशन का मतलब ये है एयर का बॉडी के अंदर एंटर करना, उसके बाद उस एयर के द्वारा जो ऑक्सीजन होगी उस एयर के अंदर, उसके द्वारा ग्लूकोज का कंबसन करना और ATP की फॉर्मेशन करना, उसको क्या बोला जाता है, रेस्पिरेशन कहा जाता है। ऐसी मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा भाई। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अब जो ये रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन हैव टू टाइप, रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है। कौन सा कौन सा, एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, उसके बाद लिखोगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार, एरोबिक एंड एनएरोबिक। इसको हिंदी में ऑक्सी बोलते हैं, ऑक्सी श्वसन, उसको अनऑक्सी श्वसन बोलते हैं भाई। अब देखो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्रिएट करते हैं थोड़ा थोड़ा। एरोबिक रेस्पिरेशन, इसका हिंदी में नाम लिख देता हूं, वहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन मतलब जो श्वसन किसकी सहायता से हो, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, जो रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है भाई, यहाँ पर प्रेजेंस होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सी श्वसन बोला जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एन एरोबिक, इसको हिंदी में बोला जाता है अनोक्सी श्वसन। अनोक्सी श्वसन का मतलब क्या है भाई, अनोक्सी श्वसन का मतलब सीधा सा ये है, जो रेस्पिरेशन आपका किसके बिना,
बिना ऑक्सीजन के, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन की अब्सेंस होगी भाई, ठीक है ना, क्या होगी, ऑक्सीजन की अब्सेंस होगी। ऑक्सीजन की अब्सेंस के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसको क्या बोला जाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। क्या बोला जाता है उसको, एनएरोबिक रेस्पिरेशन उसको कहा जाता है। क्लियर है, क्या बोलते हैं उसको, उसको कहोगे सर कहा जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एनएरोबिक रेस्पिरेशन उसको बोलते हैं भाई। उसके बाद आ जाओ, देखो अब इसके अंदर होगा क्या भाई, क्या क्या चीजें होंगी। जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो आपका ग्लूकोज होगा C6H12O6, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, तो ऑक्सीजन की सहायता से किसमें टूट जाता है, कहोगे सर CO2 प्लस आपका H2O प्लस आपका ATP के अंदर यहां से कन्वर्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज होती है C6H12O6 है, ये किसके अंदर टूटती है, ये आपका कन्वर्ट होगी CO2 के अंदर, ये कन्वर्ट होगी H2O के अंदर, ये कन्वर्ट होगी ATP के अंदर। यहीं पर बनेगा आपका लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। यहीं पर आपका कौन सा बनेगा भाई, यहीं पर बनेगा आपका मैथेनोइक एसिड। कौन सा बनेगा, मैथेनोइक एसिड की यहां पर फॉर्मेशन होगी भाई। ठीक है, यहीं पर बनेगा आपका पायरुवेट एसिड। ये सारे के सारे आपके जो होते हैं, ये सारे के सारे किसके अंदर बनते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान बनते हैं भाई। किसके दौरान बनते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ये आपके बनते हैं। ठीक है, क्लियर है, दिखाई दे रहा होगा सारा। उसके बाद एग्जामिनर और क्या पूछेगा, और पूछेगा यहाँ पर जो आपकी एटीपी बनी है, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो ये एटीपी बनी है, इस एटीपी के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं। यहाँ से आपके 38 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं भाई। कितने मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, 38 मॉलिक्यूल। 38 अणु यहाँ से आपके किसके निकलते हैं, एटीपी के निकलते हैं। कितने निकलते हैं, एटीपी के निकलते हैं 38 मॉलिक्यूल। और यहाँ से अगर बात करूं, यहाँ पर जो ये एटीपी बनी है, यहाँ पर एटीपी के कितने मॉलिक्यूल बने हैं भाई, यहाँ पर आपके एटीपी के सिर्फ और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं भाई। कितने अणु, 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल यहाँ से आपके किसके रिलीज होते हैं, एटीपी के रिलीज होते हैं। ओके है, कोई क्वेश्चन कोई डाउट यहाँ तक आपका किसी का भी हो तो एक बार बता सकते हो भाई। ओके चल रहा है सब कुछ मामला। ठीक है, उसके बाद आ जाइएगा। उसके बाद अगला पॉइंट देखो, 2 डिफरेंस हो गए। नंबर 3 पॉइंट क्या बनेगा भाई, इसकी साइट कौन सी है, एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट कौन सी है, कौन सी जगह पे होता है ये। कोशिका के अंदर, सेल के अंदर हमारा क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। कोशिका द्रव, वहां पर आपका क्या होता है, वहां पर आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, सूत्र कणिका कहा जाता है। क्या बोला जाता है, सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और साइटोप्लाज्म के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा क्या होता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और जो आपका बात करता हूं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका सूत्र कणिका, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल जिसको बोला जाता है, याद रखोगे क्या बोला जाता है भाई, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। क्या कहा जाता है,
अनु, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पायरुवेट तो एरोबिक में ही होता है। भाई जो पायरुवेट एसिड होता है, ध्यान दोगे, ध्यान दोगे भाई, जो पायरुवेट एसिड होता है, पायरुवेट एसिड आपका दोनों के अंदर बनता है, इसके अंदर भी बनता है, उसके अंदर भी बनता है, ठीक है ना। जो पहले दो मॉलिक्यूल इसके अंदर 36+2 जो बनते हैं आपके, 36+2 जो होते हैं वो भी आपके इसी के अंदर बनते हैं। इसके अंदर भी लिख लो भाई, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, यहाँ पर भी लिख लेना आप, पायरुवेट एसिड, ठीक है ना। पायरुवेट एसिड यहाँ पर भी आपका बनेगा और वहां पर भी बनेगा, दो मॉलिक्यूल जो हैं भाई, ठीक है। लेकिन आपका जो पेपर के अंदर दिया जाता है, पेपर के अंदर आपका ये पूछेगा भाई, ठीक है ना। पेपर के अंदर यहाँ से ये आपका पूछा जाता है ज्यादातर, पायरुवेट एसिड आपके पेपर में एरोबिक करके आओगे, ठीक है ना। पायरुवेट एसिड आपके पेपर में एरोबिक, यहाँ पर भी दो मॉलिक्यूल, क्योंकि जो ये 38 बनते हैं ना, ये 36+2 का कॉम्बिनेशन है, और जो ये दो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर बनेंगे, 36 आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेंगे। टोटल कितने बनेंगे? 38 बनेंगे। और इसके अंदर ये जो दो मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल, इनकी जो साइट होती है, इनकी साइट कौन सी होती है भाई? इनकी साइट आपकी होती है साइटोप्लाज्म। कौन सी होती है? साइटोप्लाज्म होती है। बात क्लियर है? कौन सी होती है? साइटोप्लाज्म होती है। और यहाँ का अगर मेन एसिड आपसे पूछा जाए, तो यहाँ का जो मेन एसिड है, मेन एसिड आपका कौन सा है? लैक्टिक एसिड है। मेन एसिड जो पूछा जाएगा वो आपका कौन सा होगा? लैक्टिक एसिड होगा। बात क्लियर? उसके बाद आ जाओगे, उसके बाद एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा इसके? उसके बाद पूछेगा आपसे एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसके अंदर एनिमल्स लिखोगे, एनिमल्स के अंदर सारे आ गए भाई, ह्यूमन भी उसी में शामिल है, ठीक है। बर्ड्स आ जाते हैं, ये इसके एग्जाम्पल बनेंगे भाई। जो भी आपको याद रहे, जितने भी एनिमल हैं वो याद रख लेना। यहाँ पर जो आप एग्जाम्पल करोगे, यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर क्या क्या लिखोगे? यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर लिखो इंसेक्ट जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रोब्स। उसके बाद आपका बात करूं, बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पेपर के अंदर पूछा जाने वाला है भाई, बैक्टीरिया। और उसके बाद आपका क्या आता है? उसके बाद जो आपका फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन, किण्वन जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर भी आपका कौन सा होता है? जिसके आपकी जो एल्कोहल होती है C2H5OH जो तैयार की जाती है, वो याद रखोगे यहाँ से, ठीक है। ये आपके क्या बनेंगे भाई? एग्जाम्पल बनेंगे। याद रखना, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ऑक्सीजन की एब्सेंस। यहाँ पर जो एटीपी बनेगी, एटीपी प्लस पायरुवेट एसिड, पायरुवेट एसिड आपका साइटोप्लाज्म के अंदर बनेगा ये। यहाँ पर एटीपी के 38 मॉलिक्यूल होंगे टोटल, यहाँ पर एटीपी के अपने 2 मॉलिक्यूल होंगे। और मेन एसिड अपना कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड होता है। और कई बार क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? कई बार क्वेश्चन सीधा ये पूछ लेता है, यहाँ से देखो, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन की अब्सेंस है, ऑक्सीजन की अब्सेंस है तो कौन सा एसिड बन रहा है? लैक्टिक एसिड बन रहा है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कई बार कि जब हमारे शरीर के अंदर थकावट होती है तो कौन सा एसिड बनता है? तो थकावट के समय हमारी मसल्स के अंदर जो एसिड बनता है वो कौन सा बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। कौन सा बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। अब बात करते हैं कुछ आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। अलग अलग जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके बात करूंगा भाई, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। अगली जो हेडिंग बनेगी आपकी, वो हेडिंग डालोगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। कुछ जीवों के श्वसनी अंग, उनके ऊपर चर्चा करते हैं भाई। श्वसनी अंग में सबसे पहला बात कर लेता हूं मैं आपका, ह्यूमन आ गया, मनुष्य। मनुष्य का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है? लंग्स होते हैं। उसके बाद बात कर लूं मैं आपका नंबर 2 के ऊपर, बर्ड्स आ गए, पक्षी। पक्षियों का रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी क्या होता है हमारा? लंग्स होता है। नंबर 3 की बात कर लूं मैं, फिश, मछली। मछली का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? गिल्स होते हैं सर, गलफड़े होते हैं। उसके बाद नंबर 4 बात करूं, अर्थवॉर्म।
अर्थवॉर्म, केंचुआ। केंचुए का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है? स्किन होता है। उसके बाद और बात कर लेते हैं आपका नंबर 5, फ्रॉग, मेंढक जिसको बोलोगे। मेंढक के दो होते हैं भाई, मेंढक के रेस्पिरेटरी ऑर्गन कितने होते हैं? दो। एक आपका वाटर के अंदर होगा और एक आपका सरफेस के ऊपर होगा भाई। वाटर के अंदर कौन सा होता है? वाटर के अंदर कहोगे सर होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, स्किन। और सरफेस के ऊपर क्या होता है? सरफेस के ऊपर होते हैं लंग्स, फेफड़े होते हैं। उसके बाद बात करूं नंबर 6, अमीबा। अमीबा का क्या होता है भाई? जर्नल बॉडी सरफेस। उसके बाद नंबर 7 बात कर लेता हूं आपका, कॉकरोच, तिलचटा जिसको बोला जाता है। उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है आपका ट्रैकियल ट्यूब। क्या होता है? ट्रैकियल ट्यूब, डायरेक्ट श्वास नली। कई बार क्वेश्चन भी पूछेगा कॉकरोच पानी के अंदर जिंदा क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? ट्रैकियल ट्यूब होता है, पानी उसके अंदर डायरेक्ट एंटर कर जाता है भाई। ये आपने क्या है भाई, ये आपके सामने कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिए गए हैं, ये आपने पढ़ने हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है ना। इनका आप क्या कर सकते हो भाई, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद बात करूंगा मैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ठीक है ना। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करता हूं। और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने सबसे पहले ही आपको बताया था कि सबसे पहला जो आपका ऑर्गन आता है, सबसे पहला जो आपका अंग आता है, वो आपका कौन सा आएगा भाई? नोज आएगा। कौन सा आएगा? नोज आता है, नाक का हिस्सा आता है। और जो नाक का हिस्सा होता है, नाक के हिस्से के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं नोज के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा भाई। नोज जो होती है, ध्यान दोगे, नोज जो होती है, नाक जो होती है, नाक के अंदर आपका जो सबसे पहला पोर्शन आता है वो आता है हमारा नोस्ट्रिल्स। कौन से आते हैं? नोस्ट्रिल्स आते हैं, जिसको नासा द्वार बोला जाता है। नासा द्वार, अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर उसको नाक के छेद भी बोल देते हैं भाई। क्या बोल देते हैं उसको? नाक के छेद भी बोल देते हैं। देखो, ये जो आपका आगे वाला जो हिस्सा है, इसको क्या दिखाया गया है आपका? इसको कहा गया है नोस्ट्रिल्स। क्या बोला गया इसको? नोस्ट्रिल्स इसको बोला गया है। और जो नोस्ट्रिल्स होते हैं, नासाद्वार जो होते हैं, इनके बारे में देखो क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। उससे पहले एक चीज और ध्यान देनी है आपने, जो नोज होती है, नाक जो होती है ना, नाक के अंदर कई बार चैम्बर पूछ लेता है, कितने चैम्बर होते हैं? तो नाक के अंदर आपके 2 चैम्बर होते हैं भाई। कितने चैम्बर होते हैं नाक के अंदर? आपके 2 चैम्बर होते हैं। एक आपका लेफ्ट और दूसरा आपका कौन सा होता है? राइट होता है। अब आ जाइएगा यहां से आपका, यहां से आपकी बात कर लेता हूं मैं। आपका जो नोस्ट्रिल्स होता है, नासाद्वार होता है, इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होते हैं। नंबर के अंदर, संख्या के अंदर 2 होते हैं। काम क्या है? काम लिखना, बाय नोस्ट्रिल्स, बाय नोस्ट्रिल्स एयर एंटर, एयर एंटर द बॉडी। ठीक है ना। नोस्ट्रिल्स के जरिए ही क्या करती है, जो एयर होती है वो बॉडी के अंदर क्या करेगी भाई? एंटर करेगी। नोस्ट्रिल्स के जरिए ही क्या करेगी? बॉडी के अंदर एंटर करेगी। और जैसे ही आपके नोस्ट्रिल्स खत्म होते हैं तो आपकी नाक के अंदर एक खाली जगह आ जाती है। और जहां पर भी खाली जगह होती है उसको साइंस के अंदर कैविटी बोला जाता है। और नाक के अंदर है तो इसलिए उसको क्या बोल दिया गया? उसको बोल दिया गया आपका नेजल कैविटी। दूसरा जो पोर्शन आता है, दूसरा पोर्शन कौन सा आता है हमारा? नेजल कैविटी का आता है भाई। किसका आता है? नेजल कैविटी का। और नेजल कैविटी में एंटर करते ही सबसे पहले क्या दिखाई देता है? नेजल कैविटी के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले दिखाई देते हैं, कहोगे सर नेजल हेयर दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? नेजल हेयर, नाक के बाल, जिसको किसके नाम से जाना जाता है? जिसको आप सिलिया बोल सकते हो भाई। क्या बोल सकते हो? सिलिया। और इस नेजल हेयर का काम क्या होता है? इनका काम होता है टू फिल्टर द एयर। क्या काम होता है भाई? टू फिल्टर द एयर, वायु को छानने का काम करते हैं। उसमें से डस्ट पार्टिकल को ये बाहर निकालने का काम करते हैं भाई। उसके बाद और अगर मैं बात करूं आपका
और अगर बात करते हैं आपका नेजल कैविटी में दूसरा हिस्सा कौन सा होता है, ओल्फैक्टरी रीजन का होता है। किसका होता है, ओल्फैक्टरी रीजन का होता है। ओल्फैक्टरी रीजन जिसको ग्रहण क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ग्रहण क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। ये क्या काम करता है भाई, इसकी अगर बात करूं मैं, इसका काम क्या है, इसका एक ही काम होता है, जो भी एयर एंटर की है उस एयर में से स्मेल के सिग्नल को डिटेक्ट करना और आगे ब्रेन तक ट्रांसफर करना। ये काम किसका होता है भाई, ये काम आपका होता है ओल्फैक्टरी रीजन का। यानी कि क्या काम करती है, it detect the signal of smell and transfer them to brain। ठीक है ना, जो आपके स्मेल के सिग्नल होते हैं उनको डिटेक्ट करती है, उनको कैच करने का काम करती है और आगे कहाँ तक भेजने का काम करती है, ब्रेन तक भेजने का काम करती है। वो कौन सा हिस्सा करता है भाई, आपका ओल्फैक्टरी रीजन करता है। कौन सा करता है, आपका ओल्फैक्टरी रीजन करता है भाई। कौन सा हिस्सा करता है, ओल्फैक्टरी रीजन करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे का पॉइंट देखो आपका और क्या बनेगा भाई। अब जैसे आप नोज से ही एंटर करोगे तो आपका यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला जो हिस्सा, एक बार मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं भाई। देखो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इसको किसके नाम से जाना गया है, फेरिंग्स के नाम से इसको जाना गया है, जिसको क्या बोला जाता है, ग्रसनी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रसनी। ये फेरिंग्स होती क्या है, ग्रसनी क्या होती है, इसके बारे में देखो भाई एक बार। फेरिंग्स, फेरिंग्स जो होती है, फेरिंग्स की अगर मैं बात करूं, फेरिंग्स का मतलब ही क्या है, देखो जैसे रफ सा मैं डायग्राम आपको दूंगा, ये है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन आपका माउथ का मानता हूं मैं, ये पोर्शन नोज का मानता हूं। यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा आता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, इसको क्या बोलोगे, इसको आप फेरिंग्स कहोगे, ग्रसनी के नाम से इसको जानोगे। ये देखो काम क्या करेगा। अब यहां से नीचे जो आपका ये गर्दन वाला जो हिस्सा आ जाता है, इसके अंदर आपकी दो ट्यूब होती है। कितनी ट्यूब होती हैं भाई, इसके अंदर आपकी दो ट्यूब होती है। दो ट्यूब में एक तो आपका ट्रैकिया होता है, जिसको आप क्या बोलोगे, श्वास नली बोलोगे। दूसरा हमारा कौन सा होता है, दूसरा हमारा ईसोफेगस होता है भाई, ईसोफेगस होता है, भोजन नली जिसको आप बोलोगे, या फूड पाइप आप इसको कहोगे। ओके, रिपोर्ट है। अब जो ये आपका क्या होगा, जो ये फेरिंग्स का हिस्सा आएगा, फेरिंग्स का हिस्सा क्या होता है, यहाँ से आपका खाना खाओगे, वो खाना भी यहीं से गुजरेगा, यहाँ से सांस लोगे, वो एयर भी यहीं से आपकी गुजरनी है। दोनों क्या होते हैं, दोनों का ये वाला जो हिस्सा होता है ना, माउथ किसका हिस्सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, नोज किसका पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि फेरिंग्स क्या होता है, इट इज द कॉमन पाथवे ऑफ, इट इज द common pathway of digestive system and respiratory system, digestive system and respiratory system। ठीक है ना, क्या है भाई, ये कॉमन पाथवे है, दोनों का एक कॉमन रास्ता है। कौन सा है, आपका फेरिंग्स है भाई। ठीक है, और याद रखना, इट इज ए मस्कुलर पार्ट। कैसा पार्ट है ये, एक मस्कुलर पार्ट है। कैसा पार्ट है, मस्कुलर पार्ट है, मस्कुलर पार्ट, इट इज ए मस्कुलर पार्ट, मांसपेशीय भाग है भाई। इसके अंदर कोई हड्डी वगैरह आपकी नहीं पाई जाती, केवल मसल्स इसके अंदर आपकी पाई जाती हैं। केवल क्या पाई जाती हैं दोस्तों, इसके अंदर मसल्स पाई जाती हैं। उसके बाद बात करता हूं मैं आपका, जैसे ही आप फेरिंग्स से आगे बढ़ोगे,
जैसे ही आप फेरिंक्स से आगे बढ़ोगे, तो फेरिंक्स से जब आगे बढ़ोगे तो आपका यहाँ पर आ जाता है ये वाला हिस्सा ट्रैकिया का। ये वाली जो है आपकी जो ब्लू से रंग के अंदर दिखाई गई है ट्रैकिया, और इसके ऊपर जो ये आपका रेडिश इन कलर है, ये आपका ट्रैकिया के ऊपर ही पोर्शन होता है। इसको क्या बोला जाता है? लैरिंक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? लैरिंक्स। किसके नाम से जाना जाता है इसको भाई? लैरिंक्स के नाम से जाना जाता है। तो अब जो पॉइंट पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? लैरिंक्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? लैरिंक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। किसके बारे में पढ़ेंगे? लैरिंक्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जो ये लैरिंक्स होता है, ध्यान देना है भाई, जो ये लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स की अगर हम बात करते हैं तो लैरिंक्स क्या है आपका? सबसे पहला पॉइंट लिखना, इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट ऑन ट्रैकिया। किसके ऊपर पाया जाता है? श्वास नली के ऊपर पाया जाता है, ठीक है ना। लैरिंक्स किसके ऊपर पाया जाता है? श्वास नली के ऊपर पाया जाता है। और इसी लैरिंक्स के अंदर, यानी कि मान लिया ये क्या है आपका, ये वाला जो ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया के अपर वाले पोर्शन के अंदर ऊपर वाला जो ये वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर आपका ये क्या मान लिया मैंने, ये आपका होता है लैरिंक्स। क्या होता है? लैरिंक्स। इसी लैरिंक्स के अंदर क्या होता है? इसी लैरिंक्स के अंदर आपके वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट। क्या चीज पाई जाती है? वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं। इसी लैरिंक्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? हमारे वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं, स्वर रज्जु पाए जाते हैं। और ये स्वर रज्जु जो होते हैं, ये स्वर रज्जु जो करेंगे आपका क्या काम करते हैं? वोकल कॉर्ड का क्या काम होता है? जब भी आपकी एयर एंटर करती है, जब हम सांस लेंगे नोज से फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स के आपका लैरिंग्स के अंदर, क्योंकि ट्रैकिया के ऊपर ही क्या बना है? लैरिंग्स बना है। और ये लैरिंग्स के अंदर जो वोकल कॉर्ड होते हैं उनके अंदर वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो पॉइंट क्या बनेगा? व्हेन एयर एंटर, एयर एंटर द ट्रैकिया, द ट्रैकिया, वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स स्टार्ट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। ठीक है ना। वोकल कॉर्ड क्या करती है? वोकल कॉर्ड के अंदर जब आपका एयर एंटर करेगी तो एयर की सहायता से वोकल कॉर्ड में क्या हो जाएगा भाई? आपका वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, और वही किसको प्रोड्यूस करने का काम करती है? साउंड को। इसलिए लैरिंग्स को किसके नाम से भी जाना जाता है? इसलिए लैरिंग्स को साउंड बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है भाई। किसके नाम से जाना जाता है इसको? साउंड बॉक्स के नाम से इसको जाना जाता है। लैरिंग्स को किसके नाम से जाना जाता है? साउंड बॉक्स के नाम से इसको जाना जाता है। ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है भाई। किसके नाम से जानोगे इसको? साउंड बॉक्स के नाम से आप जानोगे। क्लियर? ओके, अगले पॉइंट पर आओ। अगला पॉइंट देखो आपको क्या बोलता है भाई। अगले पॉइंट का डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट देखिए आपको क्या बोलेगा। और जो ये आपका क्या होता है, जो ये लैरिंक्स होता है ना, इस लैरिंक्स के चारों तरफ क्या होती हैं? इस लैरिंक्स के चारों तरफ कुछ कार्टिलेज पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कार्टिलेज। और ये कार्टिलेज ओनली और ओनली मेल के अंदर होती हैं। और इस लैरिंक्स के चारों तरफ जो ये कार्टिलेज पाई जाती है, इसको किसके नाम से जाना जाता है? इसको बोला जाता है एडम्स एप्पल। किसके नाम से जाना जाता है इसको? एडम्स एप्पल के नाम से इसको जाना जाता है। इसके नाम से जाना जाता है? एडम्स एप्पल के नाम से इसको जाना जाता है। याद रखोगे? क्लियर है? उसके बाद आ जाओ ट्रैकिया के बारे में भाई। उसके बाद आपका ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ जाती है, इसको क्या बोला जाता है? आपका ट्रैकिया कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको भाई? ट्रैकिया कहा जाता है। ट्रैकिया, जिसको आप श्वास नली भी बोलोगे हिंदी के अंदर, ठीक है। क्या बोलोगे इसको आप? श्वास नली, ट्रैकिया। ट्रैकिया की अगर बात करूं, ट्रैकिया है क्या भाई? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक नली नुमा संरचना होती है। एक सेकंड रुकना भाई। चलो,
ट्रैकिया क्या है आपका? ट्रैकिया की अगर बात करूं, एक आपकी श्वास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है? एक इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर which transfer the air, which transfer the air from nose to lungs। ठीक है भाई, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक नलीनुमा संरचना होती है, जो एयर को कहां से कहां तक, जो एयर को आपका कहां से कहां तक भाई, जो एयर को आपका नोज से दोनों लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाती है? ट्रैकिया। और जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया की लेंथ कितनी होती है भाई? लेंथ की अगर बात कर लेता हूं मैं आपका, इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 12 टू 13 सेंटीमीटर होती है। 12 से 13 सेंटीमीटर की क्या होती है? इसकी लेंथ होती है भाई। कितनी लेंथ होती है इसकी? लगभग है 12 से 13 सेंटीमीटर की। और उसके बाद जो ये ट्रैकिया होता क्या, यहाँ से एक बिल्कुल मोटी नस गुजरती है, और इस मोटी नस के ऊपर अगर बात करता हूं मैं आपका, तो इस मोटी नस के ऊपर आपकी कुछ इस तरह से छल्ले जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको किसके नाम से जाना जाता है? जिसको जाना जाता है आपका हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है ना? क्या होती हैं? इसके ऊपर आपकी हाइलिन कार्टिलेज पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? हाइलिन कार्टिलेज पाई जाती है। और जो ये हाइलिन कार्टिलेज होती है, हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन उपास्थि, इनकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या की अगर बात कर लेता हूं मैं, तो वैसे तो आपकी 24 से 25 टाइप होते हैं इसके। ठीक है, लेकिन जो मेन होती हैं, वो मेन कितनी होती हैं आपकी? वो मेन आपकी 9 होती हैं भाई। कितनी होती हैं? मेन आपकी 9 होती हैं। उसके बाद इस हाइलिन कार्टिलेज की शेप कैसी होती है? तो याद रखोगे, सी शेप की होती है भाई। हाइलिन कार्टिलेज किस शेप की होती है? अपनी सी शेप की होती है। याद रखना है किस शेप की होती है भाई? ये अपनी सी शेप की होती है। ओके है, क्लियर है? जिसको प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि बहुत बार आपका हमारे गर्दन के ऊपर यहाँ पर प्रेशर आ जाता है। अगर प्रेशर आ गया तो आपका ये पिचक जाएगा। ट्रैकिया जैसे ही पिचकेगा, राम नाम सत्य है। बात क्लियर है? आप भगवान को प्यारे हो जाओगे भाई, क्योंकि फिर आपका एयर एंटर नहीं करेगी। एयर एंटर नहीं करेगी तो दम घुटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपके इंटरनल ऑर्गन काम करना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ओके, रिपोर्ट है? ठीक है ना? चलिए, अगर कोई डाउट वगैरह या कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भाई। ठीक है ना? इस नंबर के ऊपर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपको हो तो भाई। अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं भाई। अब देखो, यहीं से देख लेते हैं इसी डायग्राम से, है ना? अब ये ट्रैकिया आ गया। ट्रैकिया आगे दो ट्यूबों के अंदर डिवाइड हो गया भाई। और जो इन दो ट्यूबों के अंदर डिवाइड होते हैं, इन दोनों ट्यूबों को क्या बोला जाता है? इनको या तो ब्रोंकाई के नाम से जाना जाता है, या इनको ब्रोंकस बोला जाता है। ब्रोंकस। ठीक है। और फिर ये आगे छोटी छोटी बिल्कुल बारीक ट्यूबों के अंदर डिवाइड हो जाते हैं आपका। और जो इन बारीक ट्यूबों के अंदर डिवाइड होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? आपका ब्रोंक्यूल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथी? उनको ब्रोंक्यूल्स के नाम से उनको जाना जाता है। ठीक है, वायु कोष्ठक उनको बोलते हैं। हिंदी में भी नाम इनके सेम है। और इसके साथ ही फिर आपकी क्या होती है? इस तरह से छोटी छोटी स्ट्रक्चर इनके साथ क्या होती है? आपस में कनेक्ट होती है। और जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर आपकी कनेक्ट होती है, उसको किसके नाम से जाना जाता है?
एल्वियोली के नाम से उसको जाना जाता है भाई, कोपिका उसको कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एल्वियोली, कोपिका के नाम से उनको जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? कोपिका के नाम से उसको जाना जाता है। ओके, रिपोर्ट है यहाँ तक? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं होगी आई थिंक, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा, ऐसी मैं आशा करूंगा भाई आपसे। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद क्वेश्चन क्या बनेंगे यहाँ से आपके 2 पॉइंट में निकालूंगा भाई। 2 पॉइंट क्या निकालूंगा? 2 पॉइंट क्या बनेंगे आपका? 2 पॉइंट आपके बनेंगे। सबसे पहला, प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, यानी कि जो आपका ट्रैकिया होता है उसका प्राइमरी डिवीजन क्या कहलाता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा भाई वही बनेगा आपका, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? प्राइमरी डिवीजन ऑफ, प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया। जो ट्रैकिया होता है उसका प्राइमरी डिवीजन क्या कहलाता है? उसके प्राइमरी डिवीजन को क्या बोला जाता है? उसके प्राइमरी डिवीजन को बोला जाता है ब्रोंकाई, या उसको बोलोगे ब्रोंकस। उसका जो प्राथमिक विभाजन होता है, ठीक है ना, उसका जो प्राथमिक विभाजन होता है उसको क्या बोला जाता है? या तो ब्रोंकाई बोला जाता है या ब्रोंकस बोला जाता है भाई। प्राथमिक विभाजन, क्योंकि पहली बार इन्हीं 2 ट्यूबों के अंदर वो विभाजित होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? सेकेंडरी डिवीजन, सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया का सेकेंडरी डिवीजन क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है ब्रोंक्यूल्स कहलाता है। ब्रोंक्यूल्स को क्या बोला जाता है? वायु कोष्ठक कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वायु कोष्ठक। ये इसका सेकेंडरी डिवीजन है, दूसरी बार आपका इसके अंदर डिवाइड होता है भाई। तीसरा पॉइंट क्या बन सकता है आपका? तीसरा पॉइंट बनेगा यूनिट ऑफ लंग्स। यूनिट ऑफ लंग्स, फेफड़ों की इकाई कौन सी है? वो आपकी एल्वियोली होती है। एल्वियोली, जिसको किसके नाम से जाना जाता है? कोपिका के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर क्या होता है भाई? यहीं पर आपका होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। क्या होता है यहीं पर आपका? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है ना, क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि गैसों का आदान प्रदान आपका यहाँ पर होता है भाई। क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान आपका यहाँ पर होता है। आपकी ऑक्सीजन खून के अंदर मिलती है और खून में से जो आपकी CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो आपकी बाहर निकल जाती है। ठीक है, उसके बाद ट्रैकिया आ गया। ट्रैकिया जब आपका ब्रोंकस के अंदर डिवाइड होता है, देखो ये दोनों को क्या बोला गया है? ब्रोंकस बोला गया है। ठीक है, अब जब ये ब्रोंकस के अंदर डिवाइड होता है ना, तो आपका यहाँ पर एक, जहाँ पर ये डिवाइड होगा और इनके बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसको किसके नाम से जाना जाता है? कार्निया ऑफ स्ट्रेचिया। याद रखोगे, उन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है, ठीक है ना, जैसे आपका ऊपर से ट्यूब आई, ट्रैकिया ऊपर से आया आपका, ट्रैकिया ऊपर से जब आता है और आने के बाद 2 ट्यूबों के अंदर विभाजित हो जाता है, ये वाला जो पॉइंट होगा उसको किसके नाम से जाना जाएगा? कार्निया ऑफ स्ट्रेचिया। क्या बोला जाता है उसको? कार्निया ऑफ स्ट्रेचिया के नाम से उसको जाना जाता है प्यारे साथियों। किसके नाम से जाना जाता है? कार्निया ऑफ स्ट्रेचिया के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है ना, किसके नाम से जाना जाता है? कार्निया ऑफ स्ट्रेचिया के नाम से उसको जाना जाता है। कर लोगे? रख लोगे भाई? चलिएगा, आज की क्लास के अंदर साथियों, आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ने का काम करते हैं। बाकी का जो आपका पोर्शन बच गया है वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास के अंदर। आपके लंग्स क्या होते हैं, लंग्स का काम क्या है, उसके बाद आपका एल्वियोली फंक्शन कैसे करती है, इनहिलेशन एक्सीलेशन के अंदर आपका कौन सी गैस कितना आती है, किसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सारा जो डिस्कस करेंगे वो हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। आज के लिए प्यारे साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद भाई।